पवार अपनी पत्नी के साथ में अब बारामती के लिए निकल चुके। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के करीब शरद पवार को इस बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद अब शरद पवार यहां पर बारामती पहुंचे हुए हैं और उसके बाद सीधे वो पहले चलेंगे जहां पर उनका शव रखा गया है, जो पार्थिव रखा गया है, वहां पर सबसे पहले शरद पवार जाएंगे और उसके बाद में तय होगा कि अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए बारामती के भीतर विद्या प्रतिष्ठान या काटेवाड़ी में उनके पार्थिव वहां पर रखा जाए और उसके बाद कल उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे या आज शाम को ही अंतिम संस्कार होंगे, उसका फैसला किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें शरद पवार के बारामती पहुंचने की, बारामती के हेलीपैड पर शरद पवार वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास बाकी तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कैप्टन सीएस रंधावा, ये प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ पायलट्स एसोसिएशन के, रशीद किदवई और वेंकटेश केसरी वरिष्ठ पत्रकार है, सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस को भी रशीद किदवई और वेंकटेश केसरी कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ सीएस रंधावा, कैप्टन सीएस रंधावा भी हमारे साथ में। सबसे पहले तो मुझे हादसे पर बात करनी है क्योंकि कई बार इस तरीके के हादसे होते हैं और जानकारी के लिए जो अब तक पब्लिक डोमेन में जानकारी है उसके मुताबिक ये जेट विमान था, ये कोई प्रोपेलर नहीं था कि जिसको लेकर तमाम सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि क्या इस तरीके की लैंडिंग के लिए वो तैयार है या नहीं है। जेट विमान था, विजिबिलिटी की कमी थी, 4000 की विजिबिलिटी की जरूरत होती है लेकिन 800 की विजिबिलिटी सुबह के वक्त पे कोहरे के वजह से वहां पर थी। 8:45 तक 2 बार कोशिश की गई लैंडिंग की लेकिन लैंडिंग नहीं हुआ। उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक पायलट की तरफ से कहा गया कि जो रनवे है वो नजर आ रहा है लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा और उसके बाद ये तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं 8:47 की, जिसमें एक बड़ा धमाका होता है और आग की लपटों में वो पूरा विमान नष्ट वहां पर हो जाता है। क्या और उसके बाद जिस कंपनी का विमान है उनके तरफ से भी जो बयान दिया गया है उस बयान में यह लिखा गया है कि पिछले साल दरअसल इस पूरे एयरक्राफ्ट की जांच की गई थी और उसके बाद इसे फ्लाइंग के लिए ओके करार दिया गया था। कहा गया था कि ये फ्लाई कर सकते हैं और बार बार ये कंपनी कई लोगों को विमान मुहैया कराती है। ये सब देखते हुए और ये हादसा देखते हुए कैप्टन रंधावा क्या कहा जा सकता है इस पूरे हादसे को देखकर? इसकी जांच तो होगी ऑफ कोर्स क्योंकि किसी भी एयर क्रैश की डीजीसीए की तरफ से बाकायदा जांच की जाती है। साहिल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। अभी कुछ महीने पहले एयर इंडिया 171 का क्रैश हुआ था अहमदाबाद में और अभी ये छोटा विमान यहाँ पे बारामती में ये हादसे में ये क्रैश हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो बारामती जो एक एयरपोर्ट है वो वीएफआर एयरपोर्ट कहलाया जाता है, विजुअल फ्लाइट रूल्स बोलते हैं हम, और इस विजुअल फ्लाइट रूल्स में उसकी विजिबिलिटी जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए लैंडिंग के लिए। तो अभी ये मालूम नहीं है कि वहां पे वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी सी धुंध थी तो धुंध का वैसे होना असंभव है वहां पे इस साल के दौरान। तो वहां पर अभी जो डीएफडीआर है और जो सीवीआर है वो तो बरामद कर लिया है डीजीसीए ने, कर लिया होगा और उससे उससे जानकारी और निकलेगी कि क्या हुआ है। एक बार तो ये जहाज ने लैंडिंग अटेम्प्ट किया है और उसके बाद गो राउंड किया है और सेकंड टाइम ये आया है। अभी उस दौरान ये जहाज जो है इसकी दुर्घटना जो है लियरजेट 45 जो था, इसकी दुर्घटना कोई रनवे से आधा किलोमीटर पहले उसके बीच में कहीं पे ये जहाज की दुर्घटना हुई है। अभी अगर आप देखें तो ये जो लियरजेट जहाज है 45, ये कम से कम 1150-1200 जहाज दुनिया में उड़ रहे हैं। तो इसमें कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है, जैसे कि वो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, दोनों इंजन फेल हुए। अभी पता नहीं कि इसका एक इंजन फेल हुआ कि 2 हुए। आग तो नहीं लगी है जहाज में, क्योंकि अगर आग लगी होती तो फिर भी वो आ जाता, रनवे तक आ जाता। अगर लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम होता तो रनवे पे दुर्घटना हुई होती, ये पहले हुई है। तो यहाँ तो कोई तकनीकी खराबी से क्रैश हुआ है जहाज, या हो सकता है कि धुंध की वजह से कुछ
कुछ समय के लिए रनवे जो है वो पायलट को कैप्टन नहीं रंधावा, दिखा मैं कुछ हो। और जानकारी आपके आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जिस कंपनी का ये विमान था, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट निकाला गया है उसमें ये साफ शब्दों में कहा गया है कि द लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट was carried out by DGCA in the month of February 2025 and no level 1 finding no level I finding were issued on 14/9/2023। उसी कंपनी का एक और एक लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पे, उसकी जांच उनका कहना है कि अभी भी चल रही है। 3 साल के बाद भी उस हादसे की जांच चल रही है। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है कि 2010 का मैन्युफैक्चरिंग है इस एयरक्राफ्ट का, और COFR issued on 27/12/2022। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो रेगुलेटरी ऑडिट जो है वो DGCA के तरफ से फरवरी 2025 में इस एयरक्राफ्ट के बारे में कैरी कर दिया गया था, यह भी उसमें कहा गया है। कैप्टन रंधावा, देखिए, ये तकनीकी खराबियां जैसे कार में होती हैं वैसे जहाज में भी होती रहती हैं, और उसको वो जो है इंजीनियर जो होता है वो उसको हम उसको समय समय पे उसको वो ठीक करता है जहाज को। और कई बार जो जहाज है वो MEL मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं, उसके तहत वो उड़ सकता है अगर वो MEL उसको अलाउ करता है। तो अभी ये ये भी हमको ठीक से मालूम नहीं कि उस जहाज में कुछ छोटी मोटी कोई समस्या थी, और वो MEL के अंदर रिलीज हुआ है। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ये जहाज पहले तो सूत्रों के अनुसार ये बताया गया था कि जहाज जो है थ्रेशोल्ड के ऊपर, थ्रेशोल्ड होता है जहां रनवे की शुरुआत होती है, ये 5,800 फुट लंबा रनवे है, पर यहाँ पे कोई भी लैंडिंग एड नहीं है, ना ILS ना VOR। तो ये विजुअल एयरफील्ड कहलाई जाती है। यहाँ पे 2 फ्लाइंग क्लब ऑपरेट करते हैं, एक कारवार एविएशन और दूसरा है रेड बर्ड। और ATC को जो कंट्रोल करता है वो है कारवार एविएशन वहां पर। तो ये अभी बहुत अगर अगर हम इस पे कोई टिप्पणी करें इस समय तो वो ठीक नहीं होगा, जी क्योंकि हमको पता नहीं है कि वहां ठीक पे है। क्या वेदर था। अब और इसका बाकायदा इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ये बात भी कही गई है। और हर एयरक्राफ्ट लैंड इस तरीके से हादसा होता है तो उसका एयर क्रैश का इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। DGCA की तरफ से बाकायदा इसकी ब्लैक बॉक्स मंगवाया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में कहा जाएगा। कितना वक्त लग सकता है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर संक्षेप में कह सके, क्योंकि रशीद किदवई और बाकी वेंकटेश केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी राजनीतिक बातें हमें करनी है। लेकिन कैप्टन रंधावा, कितना समय लग सकता है और किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन होगा? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी डीपली सैडन्ड बाय द इंसिडेंट, द एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड। इन फैक्ट माय हार्ट इज स्टिल वेरी वेरी हैवी विद सॉरो। और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में। उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और PSO भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहन भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है। और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत DGCA और AIB की टीम भी आई है। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास,
तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ।